हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिवाइंड हिस्ट्री। पिछली क्लास में हम लोग 16 महाजनपदों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और इस क्रम में हम लोगों ने 16 महाजनपदों के विषय में विस्तार से अध्ययन किया और ये देखा कि इन 16 महाजनपदों में जो सबसे प्रमुख और सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन के उभरा वो था मगध। मगध के उत्कर्ष के कारणों को भी हमने देखा, उस पर भी हमने चर्चा की। तो आज की क्लास में हम लोग मगध साम्राज्य के विषय में और अधिक विस्तार से अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे और ये देखने का प्रयास करेंगे कि वो कौन कौन से राजवंश थे जो समय के साथ मगध की भूमि पर फले फूले और उनकी उपलब्धियां क्या थीं। उन्होंने मगध साम्राज्य में किस प्रकार की जो अपनी योगदान था वो दिया। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य के भौगोलिक विस्तार के विषय में यदि चर्चा की जाए तो मगध राज्य का विस्तार वर्तमान बिहार के दक्षिण भाग में पटना और गया जिलों में था। भौगोलिक रूप से मगध के उत्तर में गंगा नदी बहती है, मगध के पश्चिम में सोन नदी बहती है, पूर्व में चंपा नदी है और दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रेणी है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मगध जो है वो तीन तरफ से नदियों से घिरा हुआ और एक तरफ विंध्य की पहाड़ियां हैं। मगध की जो राजधानी थी वो राजगृह, राजगीर या गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि आगे चलकर ये पाटलिपुत्र हो जाती है, लेकिन शुरुआती दौर में मगध की राजधानी राजगृह थी। अब मगध का उल्लेख हमें कहाँ कहाँ मिलता है या वे कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे हमको मगध के बारे में जानकारी मिलती है। यदि साहित्यिक स्रोतों के विषय में चर्चा की जाए तो वेद हैं हमारे पास। वेदों में ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद में मगध का उल्लेख हमें मिलता है। ऋग्वेद में कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है और कीकट को इतिहासकारों या विद्वानों ने मगध के समीचीन या मगध ही माना है, ठीक है। और अथर्ववेद के संदर्भ में यदि बात की जाए तो अथर्ववेद में ऐसा उल्लेख आता है एक जगह पर कि बीमारी मगध को जाए। यजुर्वेद में मगध के भाटों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अलग अलग वेदों में मगध साम्राज्य का या मगध का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। और मगध के उत्कर्ष के विषय में यदि चर्चा की जाए तो कौन कौन से राजवंश मगध की भूमि पर फले फूले, आइए अब उसकी चर्चा करते हैं। तो जो महत्वपूर्ण राजवंश थे उनमें बृहद्रथ वंश, हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश थे। बृहद्रथ वंश का हमें उल्लेख जो है वो पुराणों में मिलता है और पुराणों में इस वंश के राजाओं की सूची मिलती है जिसमें वसुमित्र, बृहद्रथ, जरासंध और रिपुंजय राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है। हालांकि हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से मगध के हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश अधिक महत्वपूर्ण हैं, तो इन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हर्यंक वंश, इसे पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस वंश के जितने भी राजा हुए उन्होंने अपने पिता की हत्या करके और गद्दी को प्राप्त किया था। यानी कि जो मैक्सिमम राजा हुए या अधिक संख्या में राजाओं की ये प्रवृत्ति देखी गई कि उन्होंने अपने पिता को मार कर राजगद्दी प्राप्त की, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। हर्यंक वंश के पश्चात जो वंश मगध की भूमि पर जिसने राज्य किया वो था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी और शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश की स्थापना हुई जिसमें महापद्मनंद और घननंद जैसे महत्वपूर्ण राजा हुए। इस वंश ने मगध को समृद्धि प्रदान की। आइए अब हर्यंक वंश के विषय में विस्तार से चर्चा करें। हर्यंक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो अधिकतर राजा हुए उन्होंने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त किया था, इसीलिए हर्यंक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। हर्यंक वंश के जो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण राजा हुए वो थे बिंबिसार। बिंबिसार ने वैवाहिक संधियों और विजय की अपनी नीति से मगध के उत्कर्ष में वृद्धि की थी। और देखिए
हर राजा के कोई ना कोई अपनी कुछ नीतियाँ होती हैं, कुछ कूटनीतियाँ होती हैं, कुछ सैन्य अभियान होते हैं जिनके आधार पर वो अपने साम्राज्य के उत्कर्ष में वृद्धि करता है और साम्राज्य का विस्तार करता है, अपनी उपलब्धियों में वृद्धि करता है। तो अगर बिंबिसार के संदर्भ में चर्चा की जाए तो बिंबिसार की जो महत्वपूर्ण नीतियाँ थी उनमें एक वैवाहिक संधि या मैट्रिमोनियल अलायंस था जिसे उसने अधिक उपयोग किया। इस नीति का उसने बड़े बड़े साम्राज्यों के साथ जुड़ने या साम्राज्यों को अपने साम्राज्य के अंतर्गत मिलाने के लिए इस नीति का उसने अधिक मात्रा में प्रयोग किया। साथ ही उसने सैन्य अभियानों और अन्य नीतियों का भी प्रयोग किया। तो चलिए आइए अब देखते हैं कि बिंबिसार के जो प्रमुख उपनाम या जिन्हें उपाधियां भी कह सकते हैं वो कौन कौन सी थी। तो क्षेत्रोजस उपाधि में मत्स्य पुराण में मिलती है। अपने पिता के नाम के आधार पर उसे ये उपाधि या ये उपनाम दिया गया था। श्रेडिक उपाधि में जैन साहित्य में मिलती है। ऐसा माना जाता है कि उसकी सेना जो थी एक विशाल सेना थी, एक स्थायी सेना थी। इस कारण उसको ये उपाधि या उपनाम दिया गया श्रेडिक। इसके अतिरिक्त बौद्ध ग्रंथों में हमें एक अन्य उपाधि या उपनाम मिलता है, वो था सेनीय। उसकी सैन्य शक्ति बहुत जबरदस्त थी, इसलिए उसका नाम सेनीय या उपनाम सेनीय भी। धर्म के विषय में यदि चर्चा की जाए तो बिंबिसार बौद्ध धर्म में विश्वास रखता था और उसने महात्मा बुद्ध को वेलुरन नामक उद्यान प्रदान किया था। बिंबिसार की जो महत्वपूर्ण नीतियाँ थी उसमें अभी हमने चर्चा की कि एक जो महत्वपूर्ण नीति थी वो थी मैट्रिमोनियल अलायंस यानी कि वैवाहिक संधियों की नीति। इस संदर्भ में यदि बात की जाए तो उसका प्रथम विवाह लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलेना के साथ हुआ था। लिच्छवी गणराज्य के जो राजा थे चेटक, उनकी पुत्री थी चेलेना जिसका विवाह बिंबिसार के साथ हुआ था। चेटक राजा की एक बहन भी थी जिनका नाम था त्रिशला। वो महावीर स्वामी की माता थी और महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म में एक महत्वपूर्ण और 24वें तीर्थंकर थे जिन्होंने पंच महाव्रतों के विषय में बात की और जैन धर्म को ख्याति प्रख्याति दिलाने का काम किया था। आइए अब देखते हैं कि बिंबिसार का द्वितीय विवाह किसके साथ हुआ। तो बिंबिसार का जो द्वितीय विवाह था वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण था साम्राज्य विस्तार के दृष्टिकोण से। कौशल नरेश की बहन जो प्रसेनजीत थे उनकी बहन महाकोशला के साथ इनका द्वितीय विवाह हुआ था और इस विवाह में उन्हें दहेज के रूप में काशी मिला था। काशी से 1 लाख का राजस्व उन्हें प्राप्त होता था। इस दृष्टिकोण से ये जो उनका विवाह था वो अत्यंत इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे उनके साम्राज्य में वृद्धि हुई और उनको काशी प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त उन्होंने मद्र की शेमा के साथ विवाह किया और लिच्छवी की गणिका आम्रपाली के साथ भी विवाह किया था। बिंबिसार की जो वैवाहिक नीति संधियों की नीति थी उसके अतिरिक्त बिंबिसार ने सैन्य अभियान भी किए और हम देखते हैं कि बिंबिसार जो था उन्होंने अवंती के जो राजा थे चंड प्रद्योत उनके दरबार में अपने राज्यवैद्य जीवक को भेजा था। चंड प्रद्योत को पीलिया नामक रोग हो गया था जिसके इलाज के लिए बिंबिसार ने जीवक को भेजा था उसके राज दरबार में। अब इस प्रकार की जो गतिविधियां राजाओं के द्वारा की जाती हैं उनसे हमें एक चीज़ पता चलती है कि जब एक राजा अपने संबंध दूसरे राजा के साथ बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा होता है तो वो इस प्रकार के प्रयास करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बिंबिसार और चंड प्रद्योत के मध्य जो संबंध रहे होंगे वो मित्रतापूर्ण रहे होंगे और दोनों एक दूसरे के राज्य के से मित्रतापूर्वक व्यवहार उनका रहा होगा। अब अंग के संदर्भ में यदि बात की जाए तो ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को मगध में मिलाया।
अंग जो था वो एक छोटा महाजनपद था और वहाँ के राजा ब्रह्मदत्त को हराकर बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो बड़े महाजनपद थे या जो शक्तिशाली थे, उनके साथ बिंबिसार ने जो नीति अपनाई वो वैवाहिक संधि की नीति थी या मैट्रिमोनियल अलायंस की नीति थी, जिसके तहत उसने वैवाहिक संधियों के द्वारा अपना विवाह के द्वारा अपने साम्राज्य में विस्तार का प्रयास किया। और जो छोटे गणराज्य थे या छोटे महाजनपद थे उनके साथ उसने युद्ध किया और सैन्य अभियानों के द्वारा उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया, जिसमें अंग एक महत्वपूर्ण महाजनपद के रूप में देखा जा सकता है। उसके अतिरिक्त उसकी नीति अवंती के साथ भी कुछ भिन्न दिखाई पड़ती है, जो संबंधों को सुधारने की ओर पहल थी। अब बिंबिसार और चेलेना का पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त किया था। हालांकि कुछ ग्रंथों में हमें ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि जो बिंबिसार था उसने आत्महत्या की थी और अजातशत्रु के द्वारा बिंबिसार को बंदी बना लिए जाने पर चेलेना, जो कि लिच्छवी राजकुमारी और उनकी पत्नी थी, उन्होंने उनकी सेवा की और अजातशत्रु को ऐसा भ्रम था कि वो राजगद्दी बिंबिसार उन्हें नहीं देंगे, तो इसलिए उन्होंने उसे बंदी बनाया था। और जब चेलेना के द्वारा ये स्पष्ट किया जाता है कि अजातशत्रु को ही बिंबिसार अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने वाले थे, तो उन्हें बहुत ग्लानि होती है और वो अपराध बोध को अपने मन में लेकर के उनकी जंजीरों को काटने के लिए जब जेल की तरफ बढ़ते हैं, तब बिंबिसार आत्महत्या कर लेते हैं जहर पीकर। तो इस प्रकार की कहानियाँ हमें ग्रंथों में मिलती हैं। हालांकि कुछ ग्रंथों में ऐसा भी मिलता है कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी और अधिक मान्यता जो है वो इसी मत को दी जाती है और यही कारण है कि अजातशत्रु द्वारा अपने पिता को मार कर गद्दी प्राप्त करने और अन्य भी अभी हम देखेंगे कि अजातशत्रु के पुत्र ने भी उसकी हत्या की थी। तो इस प्रकार अधिक संख्या में हम देखते हैं कि राजाओं के द्वारा अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की। यही कारण है कि इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो जब अजातशत्रु की मृत्यु हो जाती है, बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है और अजातशत्रु द्वारा हत्या कर दी जाती है बिंबिसार की, तो बिंबिसार के जो मित्र होते हैं वो ऑटोमेटिकली अब अजातशत्रु के शत्रु बन जाते हैं। तो इस क्रम में सबसे पहला नाम जो आता है वो प्रसेनजीत राजा का आता है। प्रसेनजीत जिनकी बहन महाकोशला देवी थी और उनसे बिंबिसार ने विवाह किया था और काशी ग्राम उन्हें दहेज में मिला था। प्रसेनजीत अब इसी काशी ग्राम को वापस ले लेता है, जिस पर अजातशत्रु कौशल के साथ युद्ध करने को तत्पर होता है और युद्ध होता भी है। इस युद्ध में अजातशत्रु की हार होती है और वो बंदी बना लिया जाता है। हालांकि कालांतर में हम देखते हैं कि प्रसेनजीत उन्हें मुक्त कर देता है और अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह उनके साथ करता है। तो एक प्रकार से फिर से पुनः वैवाहिक संधि, जिसे मैट्रिमोनियल अलायंस कह रहे थे, वो पुनः स्थापित हो जाती है कौशल और मगध के बीच। कालांतर में जब प्रसेनजीत बुद्ध की शरण में चले जाते हैं और राजधानी में नहीं रहते हैं, तो मंत्रियों द्वारा देशद्रोह और क्रांति कर देने के बाद जब अजातशत्रु से मदद के लिए प्रसेनजीत जाते रहते हैं, रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। इस घटना के बाद अजातशत्रु ने कौशल को मगध का हिस्सा बना लिया या मगध में जीतकर मिला लिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कौशल जो कि एक बड़ा महाजनपद था और शक्तिशाली भी था, उसका जो है वो उसको मगध में किस प्रकार से मिला लिया गया अजातशत्रु के द्वारा। अब अजातशत्रु का जो, क्योंकि उसने बिंबिसार की हत्या की थी, तो बिंबिसार के मित्रता पूर्वक संबंध जिनके साथ थे उनका अजातशत्रु ऑटोमेटिकली दुश्मन बन गया था। तो इस क्रम में जो दूसरा और महत्वपूर्ण नाम आता है वो आता है अवंती राज चंड, यानी कि अवंती के राजा चंडप्रद्योत का।
चंडप्रद्योत जो कि अवंती के राजा थे, और हमने पढ़ा था कि बिंबिसार के समय में उन्होंने बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को अवंती के राजा की पीलिया नामक रोग से छुटकारा दिलाने के लिए भेजा था। और इन दोनों के बीच जो है वो मित्रता पूर्वक संबंध थे। लेकिन जब अवंती का राजा जो है वो कौशाम्बी अवध से जीत लेता है तो मगध की सीमा अवंती महाजनपद से मिलने लगती है, और दोनों में ही जो दुश्मनी का संबंध था वो पहले से ही शुरू हो चुका था, क्योंकि उसके पिता के समय में जो संबंध थे वो अब वैसे नहीं रह गए थे। और इस क्रम में कई झड़पें होती हैं अवंती और मगध के बीच, और मगध के कुछ हिस्सों को अवंती जीत भी लेता है। हालांकि युद्ध निर्णायक नहीं थे, और अजातशत्रु के जीवन काल में मगध को अवंती में नहीं मिलाया जा सका था। हालांकि अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगिरी का किलेबंदी भी करवाया था, इन्हीं युद्धों और आक्रमणों से बचने के लिए और सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अवंती के साथ जो मगध के संबंध थे वो शुरुआत में बिंबिसार के समय जो मित्रता पूर्वक थे वो अब अजातशत्रु के समय दुश्मनी व कूटनीति से भरे हुए हो गए थे। कौशल को अजातशत्रु ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। वो हमने देखा कि किस प्रकार से मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ, और अवंती के साथ उसके जो संबंध थे वो मित्रता से अब दुश्मनी में परिवर्तित हो गए थे। अब यदि वैशाली के विषय में चर्चा की जाए तो बिंबिसार के दो अन्य पुत्र थे, हल्ल और बेहल्ल, जिसको उसने 18 लड़ियों की मोती की माला दी थी और हाथी शेषनाग दिया था। अजातशत्रु अब इन्हीं संसाधनों की मांग कर रहा था, किंतु हल्ल और बेहल्ल उन्हें वापस नहीं करना चाहते थे। तो ऐसी स्थिति में हल्ल और बेहल्ल वैशाली की शरण में चले जाते हैं। वैशाली की शरण में जाने के बाद अजातशत्रु को वो संसाधन प्राप्त करने के लिए वैशाली से युद्ध करना था। तो अजातशत्रु इस बात के लिए तैयार हो जाता है और 16 सालों तक अपने मंत्री वत्सकार की सहायता से कूटनीति का प्रयोग करके, सैन्य अभियान का प्रयोग करके किसी भी तरह से वो वैशाली को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लेता है। तो और ये इस पूरी प्रक्रिया में उसको 16 सालों का समय लगता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कौशल, वैशाली और अवंती के साथ किस प्रकार के संबंध अजातशत्रु ने स्थापित किए, जिसमें से कौशल और वैशाली को उसने अपने साम्राज्य का हिस्सा भी बना लिया। अजातशत्रु ने वैशाली के साथ जब उसके युद्ध हुए थे तो महाशिलाकंटक नाम का एक यंत्र था जिसका प्रयोग किया था। महाशिलाकंटक क्या था? यह एक यंत्र था जिससे बड़े पत्थर शत्रु पर फेंके जाते थे। जो बाहुबली मूवी है उसमें इस प्रकार के रथ को हम देखते भी हैं, दिखाया गया है। तो इस प्रकार के जो यंत्र था उसको सबसे पहले अजातशत्रु ने यूज़ किया था। किसके खिलाफ? वैशाली के खिलाफ। रथमूसल यह स्वचालित यंत्र था। अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्माण प्राप्त हुआ। बुद्ध के अवशेषों पर उसने राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया। देखिए, ये अजातशत्रु जो है इसी के समय में पहली बौद्ध संगीति भी हुई है। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई है बुद्ध के मरने के बाद, वो अजातशत्रु के समय में ही हुई है। और इस प्रथम बौद्ध संगीति में क्या कार्य हुआ? सबसे पहले ये तो कहाँ हुई? तो ये राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। कब हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल के समय में हुई थी। ठीक है, अब इसमें क्या महत्वपूर्ण काम हुए? तो सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की। जैसा कि हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है, यानी बार बार राजाओं ने अपने पिता की हत्या की है और राजगद्दी प्राप्त की है। तो इसी क्रम में अजातशत्रु का पुत्र उदयन जो था उसने भी अपने पिता की हत्या की और राजगद्दी पर बैठ गया। अब उदयन या उदयभद्र जो था वो अजातशत्रु का पुत्र था। अजातशत्रु वो पद्मावती का पुत्र था और तथा इसने अपने पिता को मार करके गद्दी प्राप्त किया था।
इसने गंगा व सोन के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। उदयभद्र या उदयन जो था उसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो उदयन है उसने अपने मगध के उत्कर्ष में क्या भूमिका अदा की और पाटलिपुत्र की स्थापना की, अपने पिता को मार करके राजगद्दी प्राप्त की। ये सब कुछ बातें हैं जो उदयन के विषय में महत्वपूर्ण हैं या परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। तो उदयन के बारे में इतना ही। अब आइए आगे देखते हैं। उदयन जो था वो हर्यंक वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। और उसके बाद हम देखते हैं कि शिशुनाग वंश की स्थापना होती है और इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था, जिसने हर्यंक वंश का जो आखिरी राजा हुआ था वो नाग दशक हमें मिलता है सूत्रों ग्रंथों में हमें ये मिलता है कि जो नाग दशक था वो हर्यंक वंश का आखिरी राजा हुआ था, जिसको मार करके शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। इसने अवंती और वत्स को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया, यानी वही अवंती जो अजातशत्रु के समय में मगध पर भारी पड़ रहा था, उस अवंती को और वत्स को जीत करके शिशुनाग ने मगध साम्राज्य में मिला लिया, यानी दो अन्य महाजनपद वापस मगध साम्राज्य का हिस्सा बने। इसकी राजधानी वैशाली थी, यानी शिशुनाग ने जो अपनी राजधानी बनाई वो वैशाली में थी। अब कालाशोक या काकवर्ण, कालाशोक का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। किस कॉन्टेक्स्ट में आता है? बुद्ध संगीति के जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वो कालाशोक के समय में ही हुई थी और वैशाली में हुई थी। ठीक है। कालाशोक का जो मुख्य कार्य था वो ये था कि उसने अपनी राजधानी जो कि शिशुनाग ने वैशाली में ट्रांसफ़र किया था वो वापस से अपने पाटलिपुत्र में लेके जाता है। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। अपनी राजधानी पुनः ये पाटलिपुत्र में स्थापित कर लेता है। अब जो द्वितीय बौद्ध महासभा हुई थी वो वैशाली में हुई थी और बौद्ध धर्म जो है वो दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था। और इस विभाजन का कारण क्या था? इस विभाजन का सबसे बड़ा पहला कारण था कि जो विनय पिटक था उसमें जो हमारे मॉन्क्स हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क्स या बुद्ध भिक्षु हैं, उनके लिए कुछ नियम दिए गए हैं, जिन 10 नियमों को लेकर के भिक्षुओं के मध्य विवाद होता है और इन नियमों को मानने या न मानने के आधार पर जो बुद्ध धर्म है वो दो संप्रदायों में विभाजित हो जाता है, स्थविरवादी और महासांगिक। जो परिवर्तन चाहते थे वो महासांगिक संप्रदाय को मानने लगते हैं, जो परिवर्तन नहीं चाहते थे और मूल रूप से जो बातें दी गई थी उनमें ही विश्वास रखते थे वो स्थविरवादी कहलाए। तो इस वंश का अंतिम जो शासक था वो नंदीवर्धन था। इसमें कुछ भी खास नहीं, छोटा सा वंश था जिसमें ज़्यादा राजा नहीं हुए और जो अंतिम राजा थे वो नंदीवर्धन हुए। इसके बाद हम देखें यदि तो नंद वंश की स्थापना हुई। नंद वंश का संस्थापक जो है वो महानंदिन था और महानंदिन को मार करके महापद्मनंद जो है वो प्रथम शक्तिशाली राजा बनता है नंदवंश का। नंदवंश में कुल 9 राजा हुए थे। महापद्मनंद जो है उनकी उपलब्धियां क्या थी तो आइए देखते हैं। महापद्मनंद जिन्होंने महानंदिन को मार करके राजगद्दी प्राप्त की थी और पहले शक्तिशाली राजा के रूप में स्थापित हुए थे नंदवंश के। उनकी उपलब्धियां ये थी कि कलिंग विजय, जिसका उल्लेख हमें खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में भी मिलता है। खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उसमें हमें सबसे पहले जो कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है और ये कहा गया है कि जो महापद्मनंद हैं उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। पुराणों में महापद्मनंद को सर्वशत्रांतक कहा गया है या भार्गव भी कहा गया है। उसने एकराट और एकछत्र की उपाधि भी ली थी। एकराट और एकछत्र की उपाधि ली थी उसने। व्याकरणाचार्य पाणिनि जो थे वो इन्हीं के दरबार में थे, महापद्मनंद के।
नंदवंश का जो अंतिम आखिरी जो शासक था और महत्वपूर्ण शासक था वो था धनानंद। धनानंद नंदवंश का अंतिम शासक था और जनता पर अधिक मात्रा में इसने कर लगाए थे, मतलब टैक्सेशन जो था उसको इसने बढ़ा दिया था और जनता जो है वो टैक्स या कर देने से बहुत परेशान थी, राजा से परेशान थी। जैन मत का पोषक था और अमात्य शकटाल तथा स्थूलभद्र इसके दरबार में थे। ये जो नंदवंश के राजा थे वो जैन मत के पोषक हुआ करते थे, जिनमें घनानंद भी था और उसने अमात्य शकटाल और स्थूलभद्र को अपने दरबार में रखा था। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने मगध साम्राज्य के विषय में विस्तार से चर्चा की। ये देखा कि कौन कौन से राजवंश मगध की भूमि पर फले फूले और क्या क्या उपलब्धियां उनकी रहीं, किस प्रकार से मगध साम्राज्य में उन्होंने विस्तार किया, कौन कौन सी नीतियां अपनाई। तो इस प्रकार से हमने मगध साम्राज्य के विषय में संपूर्ण अध्ययन किया है। अब आगे की क्लास में हम लोग सिकंदर के विषय में अध्ययन करेंगे और युद्ध और आक्रमण किस प्रकार से हुए इसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।